इस वीडियो में ना हम लोग 2019 का सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, तो और इसका पीडीएफ जो है ना पेपर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कि क्या बोला कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, कि जैसे एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ए बी और सी, ये क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पूछा है हमसे। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, मतलब कि जो ट्रायंगल आपका ए बी सी है, ये सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ए बी का स्क्वायर होता है अपान पी क्यू ना, करस्पॉन्डिंग साइड इसका, तो ये होगा इज इक्वल टू, इसी तरीके से जो आपका ए सी होता है, ठीक है, प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका बी सी होगा उसका स्क्वायर अपान क्यू आर का स्क्वायर। आया समझ में? इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर। आया समझ में? अब वैल्यू हमको पुट करनी है। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर, और दूसरा जो ट्रायंगल दिया है वो कितना दिया है आपको, 121 सेंटीमीटर। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि 25 अपान 121। ठीक है, आया समझ में? तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान पी आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखिए 25 को आपने 5 स्क्वायर लिख दिया और 11 स्क्वायर हो गया 121 का। ठीक है, आया समझे? अब देखिए सम में क्या है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर हटा दिया। तो मतलब कि यहाँ पे आ क्या गया, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। मतलब कि इनके साइड्स का रेशियो जो आया वो कितना आया, 5/11। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मैच कर लीजिए, देखिए ना, तो इसमें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द पॉइंट 3 ए लाई ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। मतलब बोला क्या है कि एक लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये तो दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, एक लाइन है। अब बोला ये जो लाइन है ना, इस पे एक पॉइंट लाई करता है 3, 1, 3, ए। ठीक है, आपको ए की वैल्यू बताना है। तो आपको पता है कि अगर कोई लाइन पर कोई पॉइंट लाई करता है, तो मतलब कि इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए ना, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। तो पुट करके देख लेते हैं। अब देखिए 2x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 माइनस ऑफ 3, y की जगह पे क्या रखेंगे, ये क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आया समझ में? अब देखिए 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 माइनस ऑफ 3a इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब देखिए 3a को इधर लेके जाइए, 5 को इधर लेके आइए, तो 6 माइनस 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3a। आया समझ में? अब 6 माइनस 5 क्या होगा, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3a। अब देखिए 3 इधर पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मतलब कि 1/3 जो होगी वही क्या होगी, ए की वैल्यू। तो हमसे तो ये तो पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। आ गया आंसर। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5। ठीक है, और एलसीएम जो दिया है वो 200। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जैसे दो नंबर हैं तो उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दो नंबर जो हैं ए और बी, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या होता है, ए इंटू बी। तो यही वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो एचसीएफ ऑफ ए बी देखिए आपको यहाँ पे दिया है कितना, 5, और एलसीएम दिया है 200। ठीक है, तो अगर एचसीएफ की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दिया और एलसीएम की वैल्यू 200 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ए इंटू बी, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो मतलब ये कितना आ गया, 1000 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू बी। तो ये तुमसे पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी कितना आएगा, मतलब कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, तो 1000 आएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 3। देखिए जो आपको बोला क्या है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 2 पे जो आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 2x
ना, ये दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है, प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 क्या है, इसका सैल्यूशन है। सैल्यूशन मतलब क्या होता है, रूट ना, सैल्यूशन रूट या जीरो सेम बात होती है। तो मतलब कि आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूंगी तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये इसका सैल्यूशन है तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे 0 आना चाहिए। तो पुट करके देख लेते हैं, तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 4k प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका देखिए, अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 4k प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब 4k इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे प्लस 1 था, इधर जाएगा तो माइनस 1 k, अब इधर पे क्या हो जाएगा -1/4। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर कितना है, -1/4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1/4। इसमें एक क्वेश्चन और आपको दिया है, क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस ऑफ kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट। इसमें क्या पूछा है कि रियल एंड इक्वल रूट। तो देखिए रियल और देखिए रियल एंड इक्वल रूट कैसे सॉल्व करोगे आप। देखिए क्या दिया था आपको, 3x स्क्वायर प्लस ऑफ kx प्लस 3 प्लस ऑफ kx ना प्लस ऑफ 3, ये चीज़ दी है। बोल रहा है कि इसका जो रूट है क्या है, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल रूट कब आता है, जब d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 3। अब ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए b का स्क्वायर मतलब कि k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी हो गई 3, c की वैल्यू कितनी हो गई 3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। अब k स्क्वायर 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, मतलब कि कितना हो गया 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हो, k स्क्वायर माइनस ऑफ 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ना इंटू ए माइनस बी। आया समझ में, उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो k माइनस 6 आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा k प्लस 6 ना, ये क्या होना चाहिए 0। तो आप कह सकते हो कि k इज इक्वल टू 6 आएगा या k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 आएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है कि इफ साइन x प्लस ऑफ कॉस y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, y इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y ना। तो मतलब x की वैल्यू दी है और y क्या बोल रहा है कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री आनी चाहिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए कैसे फाइंड करोगे, आपको दिया क्या है कि साइन x प्लस ऑफ कॉस y इज इक्वल टू 1, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री और आपसे y की वैल्यू क्या करिए पूछिए। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, साइन 30 डिग्री प्लस ऑफ कॉस y इज इक्वल टू 1। अब देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस ऑफ कॉस y इज इक्वल टू 1। अब 1/2 इधर क्या है पॉजिटिव में, इधर जगह तो निगेटिव में, तो कॉस y की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस ऑफ 1/2, तो कॉस y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। आया समझ में। अब देखिए आपको पता होगा कि कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2 ना, ये तो आपको याद ही होगा। तो आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे कि कॉस y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। आया समझ में, कॉस से कॉस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। ये तो पूछा था कि वैल्यू ऑफ y। अब इसमें दूसरे में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 48 एंड माइनस साइन 42। तो cos 48 एंड माइनस साइन 42 की आपको वैल्यू बतानी। चलिए देखिए कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए क्या दिया आपको, cos 48 माइनस ऑफ साइन 42 ना, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस ऑफ 48, 90 माइनस ऑफ 42। अब देखिए 90 में से 42 माइनस करोगे तो 48 ही आएगा। तो मतलब कि इसको हम क्या लिख दें 90 माइनस 42 इस तरीके से लिख सकते हैं और इधर पे मैंने क्या लिखा साइन 42। आया समझ में। अब आपको पता होगा कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा साइन 42 हो जाएगा और माइनस ऑफ साइन 42 पहले से था, ठीक है। अब साइन 42 माइनस साइन 42, तो आपका आंसर क्या है 0। आ गया समझ में, कितना आसान था। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, मतलब कि ये एक AP दिया हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए क्या दिया आपको √3 √12, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दे दिया है √17, फिर उसके बाद √48। ये वैल्यू ये चीज़ आपको दी है √17 एंड सॉरी √27 है ये ना,
और रूट 40 है। ये बोल क्या रहा है कि ये कैसा टर्म है, क्या क्या है, एक AP है। तो इसका डिफाइंड करें तो आपको पता है कि D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस ऑफ A1। पुट कीजिए, A2 कितना है A12, A1 की वैल्यू कितनी है √3। आया समझ में। अब देखिए 12 का जब आप LCM लोगे तो ये कितना आएगा 6, फिर 2 से मैंने लिया 3, फिर ये 3, तो मतलब कितना आएगा ये 2√3। तो 12 की जगह पे हम क्या लिख दें 2√3 माइनस ऑफ √3। अब देखिए 2√3 में से माइनस √3 करोगे तो कितना आएगा आंसर √3। तो आपका जो डी आया वो कितना आ गया √3। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ना सेक्शन बी। सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में क्या बोल रहा है कि अ कार्ड मार्क्ड विद द नंबर ऑफ 5 to 50। ठीक है, वन नंबर ऑन द वन कार्ड आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थ्रोली ना। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द कार्ड टेकन इज आउट इज प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, एंड द नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए क्या बोला है कि मतलब कि कार्ड है कुछ ना, मतलब कि 5 से लेके जैसे 5 6 इस तरीके से मार्क किया मैंने, कहाँ तक 50 तक। ठीक है, 50 तक मार्क कर दिया तो मतलब कि ये टोटल कितने कार्ड हुए, टोटल कार्ड कितने हो गए 46 कार्ड हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहला प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, कि मैंने मतलब बोला कि उसमें से मैंने एक कार्ड निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो नंबर होगा ना, देखिए इसमें प्राइम नंबर लेस देन 10, मतलब कि पहले केस में क्या बोला कि प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन 10 होना चाहिए। अब लेस देन 10 में क्या आ जाएगा आपका ना, लेस देन 10 में आपका 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बस 2 ही नंबर आएंगे। ठीक है, और दूसरे केस में आपको क्या बोला कि क्या कैसे नंबर होना चाहिए, अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे नंबर आएंगे 9 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा 16 आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 36 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 49 आएगा। तो अगर पहले वाली की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/46। ठीक है, और दूसरे वाली प्रोबेबिलिटी देखो तो 1 2 3 4 5, तो 5/, कितना हो जाएगा 46। समझ गए, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या कर ली फाइंड कर ली। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम इज अ लीनियर इक्वेशन। के की क्या वैल्यू होगी कि जो ये सिस्टम होगा ना ये कैसा होगा लीनियर इक्वेशन होगा। तो देखिए लीनियर इक्वेशन के लिए आपको बोला क्या है ना, कि देखिए 2 इक्वेशन दिए आपको, 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 7, पहला इक्वेशन आपका हो गया। और दूसरा इक्वेशन हो गया k-1 ना, देखिए k-1 x प्लस ऑफ k+2 इंटू वाई और इज इक्वल टू 3k। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या, लीनियर इक्वेशन 2 इक्वेशन दी हैं तो क्या बोला हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि इनके सोल्यूशन कितने होने चाहिए इनफाइनाइट। तो आपको पता है कि जब एक जगह कट करता है तो 1 सोल्यूशन, ठीक है, जब 2 जगह कट करेगा तो 2 सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट कब आता है कि जब इसी पे दूसरा लाइन भी चल जाए। ठीक है, तो आपको इनफाइनाइट की कंडीशन पढ़ाई गई होगी, तो ये क्या होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो अगर इस टाइप का अगर ये दोनों इक्वेशन ये फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका क्या होता है ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 की वैल्यू कितनी आ गई k-1। इसी तरीके से B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू कितनी आ गई आपको k+2। इसी तरीके से C1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 और आपको C2 की वैल्यू कितनी आ गई 3k। अब सॉल्व कर लीजिए ना। अब देखिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू k+2 हो गया, इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू k-1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब अंदर देखिए ये क्या हो गया 2k+4, ये क्या हो जाएगा 3k-3। अब देखिए 2k को उधर लेके आइए 3 को इधर, तो ये 7 हो गया, 4 + 3 7 हो जाएगा और 3k-2k कितना हो जाएगा k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमसे पूछा क्या था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, तो k की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है कि इफ Sn द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज गिवन, Sn इज इक्वल टू 2n² प्लस ऑफ n, फाइंड द nth टर्म। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है कि Sn इज इक्वल टू कितना है 2n² प्लस ऑफ n, 2n² प्लस ऑफ n, ये चीज़ आपको दी है। Sn आपको पता है, आपसे an पूछा है ना, तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि an इज इक्वल टू Sn माइनस ऑफ Sn-1। ठीक है, अब ये सन तो पता ना है, ये Sn-1 निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें आप क्या कर दीजिए Sn-1, तो पुट कीजिए वैल्यू 2 इंटू n-1 का होल का स्क्वायर प्लस n-1, सॉल्व कर लीजिए।
टू ए माइनस बी का होल का फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस ऑफ वन प्लस माइनस ऑफ टू एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ऑफ वन माइनस ऑफ वन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो टू एन स्क्वायर प्लस ऑफ टू माइनस ऑफ फोर एन प्लस ऑफ एन माइनस ऑफ वन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे टू एन स्क्वायर, सही है। अब फोर एन प्लस ऑफ एन माइनस फोर एन प्लस ऑफ एन कितना हो जाएगा माइनस ऑफ थ्री एन, और ये कितना आ गया प्लस वन। तो एस एन माइनस वन की भी वैल्यू पता चल गई। अब आप क्या करोगे इस फार्मूले पे पुट करो। अब ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया एस एन की वैल्यू क्या हो गई टू एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन। अब इसमें से एस एन माइनस वन करते हैं तो टू एन स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री एन और प्लस ऑफ वन। अब देखिए अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए प्लस थ्री एन प्लस ऑफ एन कितना हो जाएगा फोर एन। अब देखिए माइनस कितना हो जाएगा वन। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई फोर एन माइनस वन। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स टेंथ टर्म बाई सेवन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपसे कि जो आपका 17th टर्म है एपी का, मतलब कि ए 17th जो है वो एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से कितना बाई सेवन। मतलब कि अगर जो 10th टर्म है उसमें 7 जोड़ दोगे तो ये कितना ए 17 के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे और यहाँ से हमको डी फाइंड करना है तो डी फाइंड कर लेंगे। देखिए ए 17 को आप क्या लिख सकते हो, अगर इसमें आपने फार्मूला लगाया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे मैंने ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 17 माइनस वन कितना होगा 16 डी इज इक्वल टू, इसी तरीके से हम जब इसको फाइंड लगाओगे ये वाला फार्मूला कितना आ जाएगा ए प्लस 10 माइनस वन कितना हो गया 9 डी प्लस ऑफ 7। आया समझ में, ए से ए कैंसिल हो जाएगा 16 डी और माइनस ऑफ 9 डी कितना हो गया 7 डी इज इक्वल टू 7। डी की वैल्यू कितनी हो गई 7/7, तो आंसर कितना है आपका 1। आया समझ में, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया 7 भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज फेसेस आर सोन द लेटर ऑफ अ गिवन बिलो। मतलब कि जो डाई है उसका ना एक पे ए लिखा है बी लिखा है सी लिखा है फिर ए और बी लिखा है। तो क्या बोल रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ए। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए कितनी बार आ सकता है 1 2 3, तो टोटल कितना है 6। तो कितना हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा 3/6 मतलब कि 1/2। आ गया समझ में। इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी बार आ सकता है 2 बार, टोटल कितना है 6 बार। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका कितना हो गया 2/6, मतलब कि आपका आंसर कितना है 1/3। आ गया, कितना सिंपल था। तो यहाँ पे आपका 10th भी सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग 11th क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या बोला कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके इसका एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए क्या दिया है आपको 612 ना, जो आपको दिया है कितना 612, ठीक है। और दूसरा जो दिया है आपको क्या दिया है ना 1314। इन दोनों को हमको क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करोगे, तो पहले आप क्या करोगे इसको ना 612 को हमने क्या किया एलसीएम लिया, तो 2 3 जा 6 और ये 306 आ गया। फिर 2 से मैंने किया ना तो ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। और 2 5 जा 10 2 3 जा 6, तो 153 आ गया। अब 5 3 8 1 9, तो मतलब ये 3 से चला 3 5 जा 15 3 1 जा 3 तो 51। तो ये फिर 3 से चला 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 3 7 जा 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो मतलब कि 612 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 3 × 3 × 17। इसी तरीके से आप जब 1314 का आप करोगे ना 2 से, देखिए 2 6 जा 12 इतना आया, ठीक है। अब देखिए ये अब देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। सॉरी जब आप इसको ना ये 653 आएगा ना, ये 653 आएगा। देखिए 2 से जब डिवाइड कर 2 6 जा 12 फिर 1 कैरी जाएगा इसमें, तो 2 5 जा 10 और फिर इसके बाद इसमें जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 253। फिर जब इसको करोगे तो ये कितना आएगा, अब देखिए अब ये 2 से कटेगा नहीं तो 3 से, ठीक है। अब 3 से करिए 3 2 जा 6, ठीक है। 3 1 जा 3, अब इसमें 2, तो ये कितना होगा 3 9 जा ना, ये 257 था, इसको 657 लिख देते ना, तो ये आप करो। फिर अब देखिए 2 1 3 9 to 12 मतलब फिर 3 से हो जाएगा, तो 3 7 जा 21 3 3 जा 9 73, ठीक है। अब 73 आ गया 7 3 कितना, अब देखिए अब 73 तो किसी से नहीं कटेगा, तो फिर आप यहाँ पे 73 ले लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि आप 1314 को क्या लिख सकते हो ना 2 × 3 × 3 × 73, समझ गए। अब इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए देखिए इसमें कॉमन देखिए 2 3 3
ना, तो मतलब कि 2 × 3 × 3 जो होगा यही इसका क्या होगा, SCF हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इसका क्या होगा, SCF हो गया। आगे समझ में, तो कितना आसान था। उसके बाद इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, ये वाला ना, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये आपका ना अब 2021 में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए हम आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है। और ये सीधा सीधा NCERT से पूछा गया होगा, ये आपको क्लास में करवाया गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसमें क्या बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A एंड B ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर इतना एंड द पॉइंट B दिया है इतना। मतलब क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल मैंने माना, ठीक है। अब बोला क्या है कि इसका ये सेंटर है O, ये A है, ये B है, ठीक है। अब सेंटर दिया है आपको, तो सेंटर कितना दिया है 3, -1, ठीक है। और जो आपको B पॉइंट दिया वो 2, 6 दिया है, ठीक है। आपसे पूछा क्या कि A पॉइंट बताना है, ठीक है। आपको पता है डायमीटर जो है ये इधर भी R ये भी R, तो मतलब कि ये तो जो सेंटर होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला ना। कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला जब आप लगाओगे तो क्या होता है आपका, x = x1 प्लस ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 2 और y = y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए x की तो वैल्यू आपको पता है 3, अब x1 की वैल्यू आपको फाइंड करना है और यहाँ पे आपको x2 की वैल्यू 2 दिया है, वो है डिवाइडेड बाई 2। अब 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो 6 = x1 प्लस ऑफ 2। अब 2 इधर जाएगा तो माइनस में, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। आया गया समझ में। इसी तरीके से ये वाला सॉल्व कीजिए। अब देखिए y की वैल्यू कितनी दी है आपको, -1। अब y1 की वैल्यू आपको पता करना है और y2 की वैल्यू आपको 6 दी है डिवाइड। अब देखिए -2 = y1 प्लस ऑफ 6। आया समझ में। अब ये 6 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो -2 -6 कितना हो जाएगा 8। तो मतलब y1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -8। तो मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 4 -8। आ गया समझ में। तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन बी था वो भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन डी सॉल्व करेंगे, ठीक है।